स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म के पार्ट सेकेंड, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, यानी कि किस तरह से इंडिया में जो फॉरेस्ट्री है उसका कमर्शलाइजेशन किया गया। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से इंडिया के अंदर और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट का यूज़ किया जाने लगा था, चाहे वो शिप्स बनाना हो या फिर रेलवे की जो स्लीपर्स हैं उनको बनाना हो, उसके लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी का यूज़ किया जा रहा था। तो जब ये कंडीशन इंडिया में हुई, बड़ी संख्या में जो इंडिया के फॉरेस्ट थे उनको कट किया जा रहा था, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पर इंडिया में, उसने ये महसूस किया कि यार इसी तरह से अगर हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको कट किया जाता रहा तो एक ना एक दिन ये पूरे के पूरे जंगल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही जो लोग हैं बड़ी मात्रा में फ़ॉरेस्ट का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो जंगल है वो ख़त्म होंगे और ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हम कहाँ से जो हमारे कारखाने हैं उनको चलाएंगे। तो उन्होंने एक ब्रिटिश से एक एक्सपर्ट को बुलाया जिसका नाम था डायरिच ब्रैंडिश। वो फॉरेस्ट का एक्सपर्ट था और इंडिया में उसको बुलाया कि भाई आप स्थिति देखो और उसके बाद इस समस्या का कोई सॉल्यूशन आप हमको बताओ। तो जो ब्रैंडिश था उसने ये रियलाइज़ किया कि अगर इंडिया में हम एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं तो उससे कहीं हद तक हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है फॉरेस्ट का यूज़ करने के लिए। हमें लोगों को साइंस ऑफ कंजर्वेशन सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से हम जो फॉरेस्ट हैं उनको संरक्षित कर सकते हैं ताकि हम उनका यूज़ कर सके। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक लीगल सैंक्शन बनाना पड़ेगा, एक इसको कानून के दायरे में लाना होगा जिससे कि लोगों को काम करवा सके और अगर वो इसके खिलाफ जाते हैं तो उनको पनिश भी हम कर सके। तो इस स्थिति को जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया इंडिया का। इसके बाद जो ब्रैंडिश था उसने इंडिया में 1864 को द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया। फॉरेस्ट को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन चलाने के लिए फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 बनाया गया। देहरादून में 1906 में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका नाम था द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अभी भी देहरादून में है। FRI के नाम से फेमस है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका अभी नाम है। और उसके बाद से इस इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की स्टडी होने लगी, यानी कि वो स्टडी जिससे हम फॉरेस्ट का सही तरह से यूज़ कर सकें। पुराने पेड़ों को काटने के बाद किस तरह से हम नए पेड़ों को वहाँ पर लगाएं। अब जैसे ही इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की स्टार्टिंग हुई तो उसके बाद से जितने भी पुराने पेड़ थे, तरह तरह के जो प्रजातियां थी उनको काटा गया और उसके बाद ज़रूरत के लिए उनके स्थान पर नए पेड़ों को लगाया गया। अपने ज़रूरत के हिसाब से जब फॉरेस्ट को लगाया जा रहा था तो एक लाइन में जब पेड़ों को लगाते थे और इसको एक नया नाम दिया गया, प्लांटेशन। देखिए, फॉरेस्ट को लेकर मैनेजमेंट किया जाने लगा, एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्लांटेशन किया जाता था। इसके साथ ही ये भी एक टारगेट रखा जाता था कि कितने समय के बाद इन पेड़ों की कटाई की जाएगी और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। तो नतीजा ये हुआ कि नए पेड़ तो लगाए जा रहे थे लेकिन जो नेचुरल जो पेड़ पौधे थे उनको ख़त्म किया जा रहा था रेगुलर। 1865 में जब फॉरेस्ट एक्ट इनेक्टेड किया गया तो दो बार इसमें अमेंडमेंट हुआ। पहला हुआ था 1878 में, दूसरा हुआ था 1927 में। 1878 में जब अमेंडमेंट किया गया तो उसमें फॉरेस्ट की 3 कैटेगरी बनाई गई। पहली कैटेगरी थी रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरी कैटेगरी थी प्रोटेक्टेड, देन थर्ड कैटेगरी थी विलेज फॉरेस्ट। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की कैटेगरी मानी जाती थी रिजर्व कैटेगरी की। तो इसमें जो कॉमन मैन था, जो विलेजर्स थे, वो अलाउ नहीं थे अपने फ्यूल के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ी काटने के लिए। हाँ, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से वो अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ी ले सकते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ वर द लाइफ्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। जिस तरह की एक्टिविटीज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही थी, जो रूल्स बनाए गए थे, वो उन्होंने किस तरह से जो हमारे विलेजेस थे उनको अफेक्टेड किया।
देखिए जो विलेजर्स थे बेसिकली जो ट्राइबल जो जंगलों के करीब रहते थे तो वो पूरी की तरह जो उनकी इकोनॉमी थी वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करती थी। अब जैसे ही उन्होंने कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया और कुछ फॉरेस्ट को रिज़र्व किया तो उनसे लगे हुए जितने भी विलेजेस थे और उनके लोग थे उनको वहाँ पर परमिशन नहीं दी गई कि वो लकड़ियों का यूज़ करें। तो बहुत सारे नीड्स थे लाइक स्पाइसेस हो गए, आपके फ्यूल हो गए, फॉडर हो गए, लीव्स हो गए, तो ये सारी नीडेड उन्हीं फॉरेस्ट से विलेजर्स की पूरी होती थी। अब जैसे ही उन पर बैन लगाया गया तो नेचुरल सी बात है कि जो वहाँ के विलेजर्स थे वो अफेक्टेड। देखिए फॉरेस्ट एक्ट का मतलब ये था कि हार्डशिप, कुल मिलाकर अब पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और कहीं कहीं पर छूट भी दी जाएगी। तो विलेजर्स काफ़ी सारे अफेक्टेड हो रहे थे, उनको जो वुड को कट करने की परमिशन नहीं थी, वो बगैर परमिशन के फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते थे। अगर किसी पेड़ को काटेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा, तो वो हाउस भी नहीं बना सकते, वो अपने जितने भी ग्रेजिंग है वो भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ रहा था। Now our next point is how did forest rules affected cultivation। जो cultivation था उसको किस तरह से अफेक्ट किया इस फॉरेस्ट रूल्स। इंडिया में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ने अगर सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था तो वो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब कि जो हमारे विलेजर्स थे वो एक तरह की कल्टीवेशन करते थे, एक पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने पेड़ों को काट के अपनी फसलें पैदा की और 2-3 साल फसलें लेने के बाद उस जगह को वो 12 to 18 ईयर्स तक छोड़ देते थे ताकि दोबारा उन पर जो फॉरेस्ट हैं वो ग्रो हो जाएं और दूसरी जगह फिर वो फॉरेस्ट को काट कर उन पर खेती करते थे। तो इससे काफ़ी जो बड़े तादाद में फॉरेस्ट थे उनको ख़त्म किया जा रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी कि भाई आप इस तरह की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। बेसिकली जो इस तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो सेंट्रल इंडिया में होती थी, अफ्रीका में कुछ कुछ जगह होती थी, ब्राज़ील के मैन्योच में भी होती थी और कुछ लैटिन अमेरिका में भी होती थी। अलग अलग तरह के क्रॉपिंग वहाँ पर की जाती थी, मिक्सिंग क्रॉपिंग वहाँ पर की जाती थी। देखिए ब्रिटिश का ये मानना था कि इस तरह की कल्टीवेशन से फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है क्योंकि 12 to 18 ईयर्स में हमारी ज़रूरत की जो लकड़ियाँ हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी। इवन ब्रिटिशर्स का मेन मोटो था फॉरेस्ट से लकड़ी लेने का रेलवे के लिए स्लीपर्स और जो बड़े बड़ी फैक्ट्रीज लग रही थी उसमें लकड़ी लगाने के लिए। तो जिस तरह के जो फॉरेस्ट उगते थे, पेड़ पौधे उगते थे 12 to 18 ईयर्स में, वो तो इस तरह की डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे क्योंकि इतने बड़े तादाद में बड़े बड़े फॉरेस्ट इतने सालों में नहीं हो पाते थे। टॉपिक नंबर 2.3 हु कुड हंट। कौन हंटिंग कर सकता था, शिकार कर सकता था। फॉरेस्ट जो एक्ट बना उसके बाद एक रूल चेंज किया गया कि नॉर्मल जो ह्यूमन मैन था उसको हंट करने की परमिशन नहीं थी। जैसे कि वो आपके हिरनों को मारते थे और भी जो छोटे छोटे जानवर होते थे उनको मारकर वो लोग खाते थे, किसी तरह से उनका यूज़ करते थे। लाइक वो एलिफेंट को हंट करके उसके जो टीथ थे उनको वो सेल करते थे मार्केट में, तो अच्छी खासी उनको रकम मिलती थी। तो फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद इस तरह की हंटिंग पर बैन किया गया और दूसरी तरह की हंटिंग को अलाउ कर दिया गया। इवन उसके लिए उन्होंने प्राइज़ भी देना शुरू कर दिया। जैसे कुछ डेंजरियस एनिमल्स थे लाइक आपके लॉयन हो गए, बॉल्ब्स हो गए, बियर हो गए, जो डेंजरस थे तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप इनको मार सकते हो। इवन जो भी इनको मारता था, इनको हंट करता था, उसको एक बड़ा अमाउंट में प्राइज़ भी दिया जाता था क्योंकि इनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मानना था कि ये जो डेंजरियस एनिमल हैं वो थ्रेट पैदा करते हैं, इसमें जो कॉमन मैन है उसको दिक्कत हो सकती है, ये कभी भी इन पर अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए जितनी तादाद में इनको मारा जाए उतना ही अच्छा है। तो इस तरह की हंटिंग जब अलाउ की गई तो यहाँ पर एक डेटा निकल कर आता है 1875 से लेकर 1825 तकरीबन 50 ईयर्स में इंडिया में 80,000 टाइगर्स को किल किया गया, 1,50,000 लेपर्ड, देन 2 लाख वॉल्व्स को किल किया गया और बाकायदा जो लोग मारते थे उनको रिवार्ड भी दिया जाता था। एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल था, उसने 400 टाइगर्स को किल किया था।
Our next topic is new trades, new employments and new services. किस तरह के नए प्रकार के जो रोज़गार थे वो फॉरेस्ट एक्ट के बाद पैदा हुए। हालांकि हमें पता है कि जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट इंडिया में बनाया गया तो बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड्स थे वो ख़त्म हो गए। बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशंस थे उनको छोड़ दिया और दूसरे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे उनकी वो ट्रेडिंग करने लगे। देखिए, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर के जो कंट्रीज़ थे वहाँ पर भी हो रही थी। अच्छी बात ये थी कि जो कमर्शियल फॉरेस्ट यहाँ पर हुआ, फॉरेस्ट का कमर्शियलाइजेशन हुआ तो उसमें कुछ नए रोज़गार भी पैदा हुए। जैसे रबर का पहले कोई यूज़ नहीं था, लेकिन जैसे ही रबर की प्लांटेशन की गई तो लोगों को वहाँ पर एक रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला उनको। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो ब्राज़ील में एक मुंदुरुक्कू एक कम्युनिटी थी, वो लोग पहले ट्रेडिशनल उनका काम धंधा करते थे, मैनियोक ट्रीज़ पर वो डिपेंड करते थे। तो जैसे ही रबर का कल्टीवेशन किया गया तो ये लोग उस काम को छोड़कर लेटेक्स को इकट्ठा करने लगे और जो फैक्ट्रीज़ थी वहाँ पर सप्लाई करने लगे, तो जिससे उनको एक रोज़गार मिल गया था। देखिए, इंडिया में तो मेडिएवल टाइम से ही हम देखते हैं कि फॉरेस्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था, फॉरेस्ट में ट्रेड होता था। कुछ प्रोडक्ट्स उनको बेचा जाता था आदिवासी कम्युनिटीज़ के द्वारा, जैसे कि हाइड्स हो, हॉर्न हो, सिल्क हो, कोकून हो, आइवरी हो, बैम्बू हो, बहुत सारे स्पाइसेस हो, फाइबर, ग्रासेस, गम्स वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं वो बेची जाती थी यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्ट लागू होता है तो जो ट्रेड है वो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होने लगे। तो जो कॉमन मैन था उसको ग्रेजिंग और हंटी के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो इसके कारण बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ थी उनको अलग अलग एरियाज़ में भी शिफ्ट किया गया और कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी थी वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगे। तो इसके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम दिया। बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने अपना लिवलीहुड छोड़ा, जिनमें कोराबा, खराचा और येरुकुला जो कि मैड्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी, इन्होंने अपना घर बार छोड़ा और वो दूसरी जगहों पर आकर रहने लगे। ट्रेड के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही थी उन्होंने हमारे लोगों की लाइफ को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया, इवन उससे वो अफेक्टेड हुए। बहुत सारी कम्युनिटीज़ जिनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जैसे असम की संथाल हो, झारखंड की ओरोन्स हो या फिर छत्तीसगढ़ की जो गोंड कम्युनिटीज़ है उनको फोर्सली ब्रिटिश के प्लांटेशन में रिक्रूट किया गया। टी प्लांटेशन में उनको काम धंधा दिया गया। उनकी जो वेजेस थी काफ़ी ज़्यादा कम थी, साथ ही उनकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।